नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, हम लोग आपका फर्स्ट पेपर अभी पढ़ रहे थे। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर पैरेलल आपके चल रहे हैं। प्रॉब्लम वाला वीडियो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और फर्स्ट पेपर जो है आपका रिसर्च वाला, उसको भी मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ। हमारा करीब करीब सारा ही सिलेबस पूरा हो चुका है। आज हम देखते हैं जो आपका सांख्यिकी वाला पार्ट है, कि आपको जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं अलग अलग मेथड्स के द्वारा, हम टैबुलेशन कर लेते हैं, उसका एनालिसिस करने के टाइम पे हम जो सांख्यिकी जो पद्धतियों का हम उपयोग करते हैं, तो वो सांख्यिकी क्या है और इसका क्यों उपयोग किया जाता है रिसर्च के एनालिसिस के दौरान, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब आप टेबुलेशन आपने अभी देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि हमने टेबुलेशन कैसे बनाई, और उसके बाद फिर हम कैसे उसका एनालिसिस करेंगे और कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, उसके लिए हम सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम इसी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सांख्यिकी, हमारे जो समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत महत्व होता है समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग करना। क्योंकि हमारे जो आंकड़े होते हैं, हमारी सूचनाएं होती है, वो गुणात्मक आधार पर हमें प्राप्त होती है, और उसको एनालिसिस करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जब हम उसको संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं और संख्या के आधार पर जब हम उसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और इसीलिए इसको सांख्यिकी जो है वो उसका प्रयोग विभिन्न समस्याओं को समझने में किया जाता है। कि समस्या, जब हम समस्याओं के बारे में समझते हैं तो समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि समस्या का कारण क्यों है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर हमें देखना होता है, तो कोई सी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी विषय है, हम उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसका एनालिसिस, जो सूचना हमें गुणात्मक आधार पर प्राप्त होती है, क्योंकि हम मानव समूह का अध्ययन कर रहे हैं समाजशास्त्र में, और उसको फिर हमें एनालिसिस करने के लिए उसको हम जब संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एनालिसिस, उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से हम देखें कि इसका प्रयोग इसलिए विविध समस्याओं को समझने में किया जाता है, और इसीलिए इसको मानव कल्याण का अंकगणित भी कहा जाता है। अंकगणित, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम कैलकुलेशन करते हैं, अंकों में इसका एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इसका अर्थ और परिभाषा अगर हम देखें तो इसका अर्थ और भी आपको समझ में आ जाएगा कि सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी शब्द के स्टैटिक्स से का हिंदी रूपांतर है, और जो कि लैटिन भाषा के स्टेटस से बना हुआ है। इसका प्रयोग सबसे पहले गॉटफ्राइड आकेनवाल ने सर्वप्रथम इस शब्द का 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया था। और सांख्यिकी शब्द को दो प्रकार से इसका प्रचलन है। एक तो बहुवचन में और दूसरा एक वचन में। बहुवचन का मतलब होता है कि हम उसको जब अंकों के आधार पर, सामग्री और आंकड़ों के आधार पर उसको हम प्रयोग करते हैं, जैसे अपराध, व्यापार, राष्ट्रीय आय, निर्यात, आयात निर्यात संबंधी सामग्री का जब हम आंकड़ों में उसका हम देखते हैं उसको, तो इसको हम बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं सांख्यिकी का। और जब हम सांख्यिकी को एक मेथड के रूप में हम उसको एक वचन के रूप में जब उपयोग करते हैं, तो उसका मतलब होता है सांख्यिकी विज्ञान से लगाया जाता है, स्टैटिक्स साइंस के रूप में लगाया जाता है। और यहाँ पर इसको हम एक मेथड के रूप में काम में लेते हैं, जिसके द्वारा संकलित सामग्री को क्रमबद्ध रूप से उसका विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है। तो हम देखें, इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा से इसका और भी इसका मीनिंग स्पष्ट हो जाएगा। कि जैसे अगर क्राउडन के अनुसार अगर देखें हम, तो सांख्यिकी को संख्यात्मक समंकों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जहाँ हम अंकों का उपयोग करते हैं उसे ही सांख्यिकी कहा जाता है। सेक्रिस्ट के अनुसार हम देखें, सांख्यिकी से अभिप्राय तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है। यहाँ आप समझ लीजिए इस डेफिनेशन में, जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है, जो एक उचित मात्रा की शुद्धता के आधार पर गिने या अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं, और जिन्हें एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यह डेफिनेशन
आप अगर अपनी सारणी वाला आपने वीडियो देखा होगा, सारणियाँ जब आपने बनाई होगी तो हम डाटा को अंकों में हमने कैसे उसको प्रदर्शित किया है, कैसे हम उसको प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि अगर हम प्राप्तांक स्टूडेंट के प्राप्तांक ले रहे हैं कि कितने मार्क्स मिले, कितने छात्रों को कितने मार्क्स मिले, तो ये सब हम संख्या में ले रहे हैं। उनकी उम्र कितनी है जो हमारे सैंपल में है, वो कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, है ना, इनकी इनकम कितनी है, 1000 से 5000, तो ये सारी चीज़ें हम अंकों में उसको प्रदर्शित करते हैं और फिर एक एवरेज निकाल कर हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि संख्या के आधार पर हम इसको व्यक्त करते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। आगे हम देखें कि इसकी सांख्यिकी हमारे समाजशास्त्र में क्या उपयोगिता है ना, क्या इम्पोर्टेंस है। तो समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा मैंने अभी आपको बताया है कि हम जो समाजशास्त्र में डाटा कलेक्ट करते हैं, गुणात्मक आधार पर सूचनाएं होती है, तो उसको हमें एनालिसिस करने में परेशानी होती है। तो हम उसको जब टेबुलेशन में संख्या में हम उसको डाटा को लेते हैं और फिर उसका एवरेज अलग अलग जो इसके सांख्यिकी के जो मेथड्स हैं उसके आधार पर हम अभी आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस किस जो एवरेज के कितने प्रकार है, सांख्यिकी एवरेज जो हम निकालते हैं औसत, उन मेथड्स को हम काम में लेते हुए फिर हम निष्कर्ष अपना निकालते हैं कि कितना परसेंट क्या एवरेज निकल के आया। तो इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है समाजशास्त्र में। तो क्या क्या उपयोगिता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। सबसे पहले हम देखें सरलता, है ना, सिंप्लिसिटी, यानी जो हमारे जो जटिल हमारे जो तथ्य हैं उसको सरलता रूप में प्रदान करके प्रस्तुत करता है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि संपूर्ण सामग्री की अपेक्षा तथ्यों के औसत मूल्यों द्वारा सरलता से समझा जाता है। जैसे हम देखें कि दो ग्रुप में आईक्यू लेवल कितना है, तो हम एक एक बच्चों का देखेंगे, फिर हम निकाल के देखेंगे कि किसका किस में ज़्यादा है, किस में कम है। इसकी बजाय हम सबका आईक्यू लेवल निकाल के और एक एवरेज निकाल लेंगे, है ना, और फिर हम कहेंगे कि ये एवरेज है, इसमें छात्रों का ये है और छात्रों का ये, या इस कॉलेज या इस ग्रुप का ये एवरेज है और इस ग्रुप का ये एवरेज। अगर हम किसी समूह का इनकम ले रहे हैं तो इनकम में भी हम देखते हैं कि हम अलग अलग इनकम को एक अलग अलग बार बार हम उसको कैलकुलेट करते जाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हम उसको क्या करेंगे कि एक उसको सारणी में उसको ले लेंगे और उसके बाद उसको डिस्प्ले करके और फिर हम उसका एक एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज के आधार पर हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। और उसको संख्या में जब हम उसको व्यक्त करते हैं तो उसका एनालिसिस करना आसान होता है कि इतने से इतने के इतने इनकम वाले हैं, इतने लोग इतनी इनकम के बीच में आते हैं, और फिर हम हायर इनकम वाले इतने और लोअर इनकम वाले इतने, तो उसका एनालिसिस करना हमारा आसान हो जाता है। तो ये सरलता प्रदान करता है। फिर हम देखें दूसरी उपयोगिता संख्यात्मक स्वरूप। जैसे अभी आपको बताया कि जो आंकड़े होते हैं हमारे समाजशास्त्र के अनुसंधान में, जो अधिकतर आंकड़े होते हैं वो गुणात्मक आधार पर संकलित किए जाते हैं, और इनको जब हम इसका सांख्यिकी प्रयोग करके आंकड़ों को हम जब संख्या में व्यक्त करते हैं तो हमें उसको एनालिसिस करने में आसानी होती है। गणनात्मक आंकड़ों को हम गुणात्मक आंकड़ों को हम गणनात्मक आंकड़ों में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से ये सांख्यिकी की उपयोगिता है। फिर हम देखें कि तुलना करना, है ना, कंपैरिजन करना। अभी आपने जब सारणियों में भी देखा होगा कि जब हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम दो कॉलेज का अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज के बच्चे का आईक्यू लेवल ज़्यादा है, कौन से का कम है, या किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे ज़्यादा हैं कम है, कितने प्राप्तांक ज़्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं, तो अगर हम ये कंपेयर कर रहे हैं तो हम आंकड़ों में जब हम उनको प्रदर्शित करेंगे और उसका एवरेज निकाल के हम उसको कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सहसंबंध, कोरिलेशन, हम जब आंकड़ों में हम इसको प्रस्तुत कर देते हैं तो कोरिलेशन निकालना भी हमारे लिए आसान हो जाता है कि ये जो हम कहते हैं कि अगर किसी की सीखने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसका आईक्यू लेवल कम होगा या आईक्यू लेवल ज़्यादा होगा, या दूसरा और कोई कॉज होता है जिसकी वजह से वो जल्दी सीखता है। तो इस तरह से हम जब एक एवरेज निकाल के आंकड़ों में उसको प्रदर्शित करके तो उसका सहसंबंध आपस में कोरिलेशन बताना आसान हो जाता है। व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। जब हम संख्या में और आसानी से एवरेज में हम उसको डाटा को एनालिसिस करते हैं तो हमारे ज्ञान की जो है वृद्धि होती है। नीति निर्माण में, पथ प्रदर्शन में,
हमें सहायता मिलती है कि हम बहुत सारी समस्याओं के कारणों का हम पता लगा सकते हैं, उसके बारे में सांख्यिकी नीतियों के निर्धारण में हमें सहयोग मिलता है ना। फिर हम देखें कि भविष्य का पूर्वानुमान, जब आंकड़ों का संकलन कर लेते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, हम परसेंटेज में उसको निकाल लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें इसके भविष्य का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ, इतना परसेंट अगर इस तरह से हुआ तो इस तरह की ये परिस्थितियाँ पैदा हो सकती है। फिर हम देखें सिद्धांत और उपकल्पनाओं के जांच करना आसान हो जाता है कि जो पहले से सिद्धांत बने उनको हम पुनः जांच परीक्षण कर सकते हैं। हमारी जो हाइपोथेसिस है उसकी हम जांच कर सकते हैं कि हमने क्या क्या हाइपोथेसिस बनाई थी और वो कितनी हमारी सही या गलत सिद्ध हुई। समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करता है कि सांख्यिकी द्वारा एक समाजशास्त्री किसी भी समस्या के विस्तार को जान सकता है, उसके घनत्व को जान सकता है कि ये समस्या कितने लोगों के बीच में कितना परसेंट ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, किन ग्रुप में ज़्यादा कर रही है, किस में कम कर रही है, कितनी संख्या में लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो इस आधार पर जब हम संख्या के आधार पर उनका एनालिसिस करते हैं तो किसी भी समस्या को समझने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से हम देखें कि जब समस्या का कारण प्रभाव हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिलकर निकल के आता है तो हम उसके आधार पर सरकार नीति निर्धारण करती है, हम उसके भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो इसलिए हमें समाजशास्त्रीय अनुसंधान में हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। ये सांख्यिकी औसत आगे हम देखेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उनको अलग अलग वीडियो में मैं आपको जो कि आपके उसका हम चर्चा करेंगे जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखें अगले वीडियो में कि सांख्यिकी जो औसत है, प्रवृत्तियाँ हैं जिसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति भी कहते हैं, वो क्या है और उसके प्रकार क्या क्या हैं और उन अलग अलग प्रकारों को हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।